नमस्ते बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, अब तक हम आपको टॉप 5 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन के 7 पार्ट का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। मतलब लगभग आपको हम 35 क्वेश्चंस बता चुके हैं। तो बच्चों, आज है इसका 8वां पार्ट और 8वें पार्ट में भी हम आपको 5 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताने वाले हैं। ये पांचों इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल अलग अलग चैप्टर के होंगे। क्लियर? चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्वेश्चन देखते ही आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है, किस टॉपिक से है। बहुत ही इजी है। ठीक है, क्या कह रहा है? एक इलेक्ट्रॉन के कारण, हम आपको पहले बता दें कि यदि एक आवेश यहां पे है Q, तो इस आवेश के कारण R दूरी पर यदि कोई बिंदु P है तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है आपको पता है ना। यहां पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती है वो होता है KQ/R²। ठीक है, तो बच्चों यहां पे क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन के कारण। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है E, मतलब उसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, मतलब Q = E, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात में 1 मीटर, मतलब R बराबर क्या हो गया? 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर? ये क्वेश्चन छोटा है, ये 1 नंबर 2 नंबर में पूछ सकता है। समझ गए? अब आप देखो, तो आवेश बराबर दिया है बच्चों यहाँ पे E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश का मान होता है वो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। क्या होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। फिर R, मतलब यहां से उस बिंदु तक की दूरी जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वो दिया है R = 1 मीटर और हमें निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है KQ/R²। ठीक है, किसी बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की फार्मूला होता है E = KQ/R²। K की वैल्यू क्या है? 9 × 10⁻9। क्लियर? और Q बच्चों क्या है? एक इलेक्ट्रॉन, मतलब 1.6 × 10⁻19 कूलम। और R का मान क्या है? 1 मीटर है, तो स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर हो गया बच्चों। अब देखो, तो E बराबर हो जाएगा 9 का 1.6 में गुणा कर लो। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 9 × 1.6 और 10⁻9 और बच्चों क्या है? 10⁻19। तो 10⁻9 को आप क्या करो? लिख दो 10 × 10⁻8। मैं क्यों लिखा हूँ अभी बताऊंगा आपको। यहाँ दिया है 10⁻19। क्लियर? तो E बराबर हो गया 9 × 1.6 का यदि आप 10 में गुणा करते हैं तो हो जाएगा 16। इसके लिए मैं 10 लिखा कि दशमलव हट जाए। ठीक है, फिर बाद में दशमलव लगाना होगा तो देखा जाएगा। बेस सेम है तो बच्चों पावर ऐड होगा। ठीक है, तो 8 में -19 को ऐड करोगे तो कितना बचेगा? 10⁻11 और 16 नाम बच्चों होता है 144 × 10⁻11। तो अभी दशमलव कहाँ है? दशमलव है 144 के बाद। दशमलव को हमको 2 अंक बाईं तरफ खिसकाना है। तो बच्चों, हम आपको तरीका बताए थे, जब हम दशमलव को इधर 2 डिजिट खिसकाएंगे तो जितना डिजिट दाएं से बाएं तरफ आएगा, ठीक है, उतना हम क्या करेंगे? 10 पे प्लस पावर लगा देंगे और ये हो जाएगा 10⁻11। अब ये हो जाएगा 1.44। बेस सेम पावर ऐड, तो 2 में से -11 गया बच्चों, क्या होगा? मीन्स 2 में -11 को ऐड करोगे तो क्या होगा? -9। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है क्या? N/कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी निकल के आ गई 1.44 × 10⁻9 N/कूलम। क्लियर? तो चलिए बच्चों, अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर सेट में हर एक साल लगभग पूछा है। तो क्वेश्चन क्या है?
यंग के द्विस्लिट प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी, सबसे पहले हम आपको इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दें। ये एक रेखा छिद्र है, यहाँ पर एक वर्णी प्रकाश आपतित होती है, ठीक है, और यहाँ पे दो रेखा छिद्र है, दो स्लिट या रेखा छिद्र, मीन्स ये S1 है और ये बच्चों है S2, ठीक है। इन दोनों स्लिटों की जो बीच की दूरी है वो आपका है स्मॉल d, क्लियर बात। और यहाँ आपका पर्दा है, ठीक। तो एक वर्णी प्रकाश जब इस यस रेखा छिद्र पर आपतित होती है तो यहाँ से निकलने वाली प्रकाश तरंगें समान कला में S1 व S2 पे पहुँचती हैं, ठीक। और S1 व S2 से निकलने वाली तरंगें इस पर्दे पे जाकर दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें बनाती हैं। क्या बनाती हैं? दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें बनाती हैं, ठीक। तो ये जो स्थिति होती है ओ, सपोज यहाँ आपका ये किरण जा रही है और यहाँ पे दीप्त फ्रिंज बना रही है, तो एकांतर क्रम में एक बार दीप्त फ्रिंज बनेगा, फिर अदीप्त, दीप्त, अदीप्त, दीप्त, अदीप्त, मीन्स एकांतर क्रम में दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें बनती रहेंगी। तो बच्चों एक चीज आपको बता दें कि दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। यहाँ क्वेश्चन में आपसे फ्रिंज की चौड़ाई भी पूछ रहा है, तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है? दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं, अथवा दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। और फ्रिंज चौड़ाई को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। और फ्रिंज चौड़ाई की बच्चों फार्मूला होता है, फ्रिंज चौड़ाई का जो फार्मूला होता है वो होता है W बराबर d लैम्डा अपॉन t। क्या होता है? d लैम्डा अपॉन t, ठीक है। पहले हम कॉन्सेप्ट को बता दे रहे हैं, फिर आपको न्यूमेरिकल सिखा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ कैपिटल D क्या है? कैपिटल D है इस स्लिट से इस पर्दे तक की दूरी, इस स्लिट से इस पर्दे तक की दूरी है, कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। और लैम्डा क्या है? प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है, जो प्रकाश रेखा छिद्र S पर आपतित किया जाता है उस प्रकाश की क्या है? तरंगदैर्घ्य है। और स्मॉल d क्या है बच्चों? दोनों स्लिटों के बीच की दूरी है, ठीक है। अब आप ध्यान दो, तो जो यहाँ फ्रिंज प्राप्त हो रही है, यहाँ जो फ्रिंज प्राप्त होगी इस स्थिति को हम बोलते हैं केंद्रीय फ्रिंज। क्या बोलते हैं? केंद्रीय फ्रिंज। केंद्रीय फ्रिंज की स्थिति है ये, ठीक। अब देखो एक फार्मूला होता है कि केंद्रीय फ्रिंज से, जिन बच्चों को ये सब फार्मूले नहीं पता होंगे वो आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा। केंद्रीय फ्रिंज से यमवी दीप्त फ्रिंज की दूरी, यमवी दीप्त फ्रिंज की दूरी, तो बच्चों इसका फार्मूला होता है XM बराबर M d लैम्डा अपॉन t, ठीक। तो यदि हम m बराबर 1 रखते हैं तो प्रथम दीप्त फ्रिंज होगा, m बराबर 2 रखते हैं तो द्वितीय दीप्त फ्रिंज होगा, और बच्चों m बराबर 3 रखते हैं तो तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी होगी कहाँ से? केंद्रीय फ्रिंज से, ठीक। अब देखिए, अब ये हो गया आपका दीप्त के लिए। और एमवी अदीप्त फ्रिंज की दूरी क्या होगी? अदीप्त के लिए क्या होगा? अदीप्त फ्रिंज की दूरी होगी XM बराबर 2m-1 d लैम्डा अपॉन 2d। क्या होगा? XM बराबर 2m-1 d लैम्डा अपॉन 2d। जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है इस कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लें, तब ये न्यूमेरिकल आप फटाक से लगा दोगे, ठीक है। कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जब तक आपको कॉन्सेप्ट और फार्मूला नहीं पता होगा आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। फार्मूला कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपका बेसिक कैलकुलेशन भी तगड़ा होना चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी, तो स्लिटों के बीच की दूरी को स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी हम आपको बताएं। तो स्मॉल d की वैल्यू दी हुई है 0.4 मिमी, ठीक है। तो मिमी को आप मीटर में बदल दो, तो मिमी को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 10 से -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मिमी मीटर में बदल जाता है, ठीक है। प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम, मतलब तरंग दैर्घ्य दिया है आपका
6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो बच्चों एंगस्ट्रॉम को क्या करो, मीटर में बदल दो। तो आपको पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम में 10 पे -10 मीटर होता है। तो 6000 एंगस्ट्रॉम में 6000 गुणे 10 पे -10 मीटर होगा। ठीक, अब आप देखो 6000 को आप लिख सकते हो 6 गुणे 10 पे 3 गुणे 10 पे -10 मीटर, और 6 गुणे बेस सेम है, पावर ऐड होगा तो 3 में -10 को ऐड करोगे तो -7 मीटर हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों स्लिटों के बीच की दूरी 0.4 mm दिया है, इसको हम मीटर में बदल दिए, और प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य आपकी 6000 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, इसको भी हम मीटर में बदल दिए। अब कह रहा है कि 2 मीटर दूर रखे पर्दे पर, मीन्स स्लिट से पर्दे तक की दूरी। तो स्लिट से जो पर्दे तक की दूरी होती है, अभी हम आपको समझाए हैं, वो होता है कैपिटल D, और कैपिटल D की वैल्यू दे रखी है 2 मीटर। इसको चेंज करना नहीं है। कह रहा है पर्दे पर प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप केंद्रीय फ्रिंज से, केंद्रीय फ्रिंज बीचों बीच में थी, केंद्रीय फ्रिंज से 5वें अद्वितीय फ्रिंज की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको पता है कि चूंकि केंद्रीय फ्रिंज से यममी अद्वितीय फ्रिंज की दूरी, यममी अद्वितीय फ्रिंज की दूरी, तो बच्चों केंद्रीय फ्रिंज से एमएमई अद्वितीय फ्रिंज की दूरी क्या होती है, वो होता है एक्सएम बराबर 2m-1 d लैम्डा अपान 2t। ठीक, तो क्या कह रहा है 5वां अद्वितीय फ्रिंज, तो 5वें अद्वितीय फ्रिंज के लिए हम क्या करेंगे, m बराबर 5 लिखेंगे। m बराबर 5 से मतलब 5वां अद्वितीय फ्रिंज। तो बच्चों जब आप m बराबर 5 रख दोगे तो 5वें अद्वितीय फ्रिंज से दूरी निकल जाएगी। ठीक है, कहाँ से दूरी, मतलब केंद्रीय फ्रिंज की 5वें अद्वितीय फ्रिंज से दूरी निकल जाएगी। ठीक, तब इसको आप कैलकुलेट कर लो, x5, m के जगह आप 5 रख दो तो 2 गुणे 5 -1 गुणे कैपिटल D की वैल्यू है 2, और लैम्डा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है, इसकी वैल्यू बच्चों दे रखा है 6 गुणे 10 पे -7 बटे 2, स्मॉल d की वैल्यू है 0.4 गुणे 10 पे -3। ठीक है, अब आप ध्यान दो, तो x5 बराबर हो जाएगा 5 में 2 का गुणा करोगे 10, और 10 में 1 जाएगा 9 गुणे 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया बच्चों 6 गुणे हो गया 10 पे -7 बटे 0.4 है, 0.4 से आप दशमलव हटा लो, दशमलव हटाओगे तो 4 गुणे क्या हो जाएगा 10 पे -1। बच्चों जब दशमलव लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाता है तो जितना डिजिट राइट साइड में जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करके 10 पे उतना हम माइनस पावर लगा देते हैं। तो 0.4 में से दशमलव यदि हटाना है तो 1 डिजिट इधर खिसकेगा, तो 1 डिजिट जब इधर खिसकेगा तो मल्टीप्लाई लगा के 10 पे उतना माइनस पावर लगा दिए। ठीक है, 1 डिजिट खिसका है तो 10 पे क्या हो गया -1। अब आपका यहाँ दे रखा है 10 पे -3। ठीक है, अब देखो तो x5 इक्वल टू 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, तो ऊपर हो गया 9 गुणे 3 गुणे 10 पे -7, और 10 पे -3 ऊपर जाएगा तो 10 पे +3 हो जाएगा, और -1 ऊपर जाएगा तो 10 पे +1, और नीचे बच गया बच्चों 2। क्लियर, अब आप ध्यान दो 5, तो 9/2 क्या हो जाएगा 4.5, क्योंकि 4.5 का 2 गुना क्या होता है 9 होता है, और 9 का आधा क्या होगा 4.5 होगा गुणे 3। ठीक है, ये बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, तो प्लस वाले को जोड़ोगे 3 और 1 4 हो जाएगा, और 4 में -7 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 10 पे -3। अब आप क्या करो 3 का इसमें गुणा कर लो, 3 × 5 = 15 को 5 हासिल 1, 3 × 4 = 12, 1 क्या हो जाएगा 13। तो बच्चों क्या निकल के आ गया 13.5 गुणे 10 पे -3 मीटर। बात क्लियर, ये निकल के आ गई केंद्रीय फ्रिंज से 5वें अद्वितीय फ्रिंज की दूरी।
अब इसमें हमको निकालने को बोला है कि फ्रिंज की चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए, फ्रिंज की चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए। तो हम लगे हाथ फ्रिंज की चौड़ाई भी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, देखिए तो फ्रिंज की चौड़ाई हो जाएगी, फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई W बराबर बच्चों होता है d लैम्डा अपान स्मॉल d। क्लियर है? d की, कैपिटल D की वैल्यू क्या है 2 मीटर, और लैम्डा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है, इसकी वैल्यू है 6 × 10⁻⁷, और स्मॉल d की वैल्यू है बच्चों 0.4 × 10⁻3। ठीक, अब आप ध्यान दो, तो फ्रिंज चौड़ाई W बराबर हो जाएगा 2 × 6 10⁻⁷, -3 को आप ऊपर ले चले जाओ तो 10 पे +3 हो जाएगा, नीचे 0.4 है, यहाँ से आप दशमलव हटा दो तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁴। ठीक है, अब देखो 2 × 1 = 2, 2 दूना 4, और 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, मतलब W बराबर यहाँ पर बच गया 3। ठीक, -7 बेस सेम है, पावर ऐड होगा, तो -7 में +3 को जब आप ऐड करोगे तो 10 पे -4 हो जाएगा, और नीचे से बच्चों 10 पे -1 जब ऊपर जाएगा तो इधर हो जाएगा 10 पे +1, और फ्रिंज चौड़ाई आपकी निकल के आ जाएगी, बेस सेम है, पावर ऐड, तो -4 और +1 हो जाएगा -3। ठीक है, तो फ्रिंज की चौड़ाई का भी मात्रक क्या हो जाएगा मीटर। मतलब केंद्रीय फ्रिंज से 5वें औदित फ्रिंज की जो दूरी निकल के आई है x5 बराबर आ गई 13.5 × 10⁻³ मीटर, और फ्रिंज चौड़ाई आपका निकल के आ गया 3 × 10⁻³ मीटर। इन सब न्यूमेरिकल का खेल बच्चों बस फार्मूले पे है। आपको यदि फार्मूला याद है, याद आ गया, तो आप बड़े आराम से बोर्ड एग्जाम में ये सब न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हम आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन व्यतिकरण वाले कॉन्सेप्ट से है, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड पेपर सेट में कई बार पूछ चुका है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन 2017, 19 और 22 में पूछ रखा है, जैसा कि मेरे बुक में है। ठीक है, अब आप देखो, y1 बराबर कह रहा है a sin ω t - kx, तथा y2 बराबर a sin ω t - kx प्लस π/2 से व्यक्त दो प्रगामी तरंगें अध्यारोपित होती हैं। तो बच्चों प्रश्न में दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका जो प्रगामी तरंग का समीकरण दिया है y1 बराबर a sin ω t - kx और y2 बराबर a sin ω t - kx प्लस π/2। ठीक है, अब आप ध्यान देना, जो प्रश्न में समीकरण दिया है उससे हम लिख दिए। अब जो प्रगामी तरंग का समीकरण होता है उस समीकरण से हम इसकी तुलना कर देंगे, और तुलना करने के बाद हम निकाल देंगे परिणामी तरंग का आयाम। ठीक है, हम आपको बता दें बच्चे परिणामी तरंग का आयाम क्या होता है। तो परिणामी तरंग का जो आयाम होता है वो होता है r² बराबर a1² प्लस a2² प्लस 2a1a2 cos φ। क्लियर? तो प्रगामी तरंगों के समीकरण लिख के तुलना करने के बाद क्लियर हो जाएगा कि परिणामी तरंग का आयाम हम कैसे निकालेंगे। चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो बच्चों प्रगामी तरंग का जो समीकरण होता है, प्रगामी तरंग का समीकरण, प्रगामी तरंग का समीकरण होता है y1 बराबर a1 sin ω t - kx, और एक होता है y2 बराबर a2 sin ω t - kx प्लस φ। ठीक है, तो इन दोनों, ये दो समीकरण जो प्रश्न में दे रखे हैं और ये जो दो समीकरण है प्रगामी तरंग का समीकरण है। ठीक है, इन समीकरणों की हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक है, तो लिख देंगे इन समीकरणों की तुलना करने पर।
तो बच्चों जब हम इन समीकरणों की तुलना करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे y1 बराबर यहाँ a लिखा है और यहाँ पे क्या है मेन समीकरण में y1 बराबर a1 है, तो a1 की वैल्यू a हो जाएगी, a2 की वैल्यू a हो जाएगी। और आप दूसरे समीकरण में देखो ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई 2, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, तो फाइव की वैल्यू जो क्या हो जाएगी पाई बाई 2। तो a1 की वैल्यू निकल के आ गई a, a2 की वैल्यू भी निकल के आ गई a, और बच्चों 5 की वैल्यू निकल के आ गई पाई बाई 2। अब हम निकालेंगे परिणामी तरंग का आयाम। हम आपको बता दिए कि परिणामी तरंग के आयाम का फार्मूला क्या होता है, क्लियर। तो लिखेंगे अब परिणामी तरंग का आयाम, परिणामी तरंग का आयाम। तो बच्चों इसका परिणामी निकालने का तरीका होता है आर स्क्वायर a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a1 a2 cos फाई, क्लियर है। अब आप देखो परिणामी निकालेंगे तो स्क्वायर को आप इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी रूट में हो जाएगी, क्लियर। स्क्वायर को इधर ही रहने दो, बाद में सॉल्व करते हैं। तो a1 की वैल्यू बच्चों क्या है a है, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर, a2 की वैल्यू a है तो ये भी a का स्क्वायर प्लस 2a1 की वैल्यू a, a2 की वैल्यू क्या हो गई a, बट फाई कोण की वैल्यू क्या हो गई बच्चों पाई बाई 2। पाई बाई 2 का मतलब हो गया 90 अंश, और काश 90 अंश का मान क्या होता है 0। क्या होता है काश 90 अंश का मान 0। तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मिल के हो गया 2a स्क्वायर और 2a मिल के हो जाएगा a स्क्वायर, लेकिन काश 90 अंश की वैल्यू क्या होगी बच्चों 0 होगी। तो 0 होने के वजह से ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा और आर स्क्वायर बराबर निकल के आ गया 2a स्क्वायर, और परिणामी आयाम हो जाएगा आर बराबर स्क्वायर उधर जाएगा तो करड़ी बनेगा 2a स्क्वायर, 2 करड़ी से बाहर नहीं निकल पाएगा, ये करड़ी में 2 a स्क्वायर 2 बार है करड़ी में, a क्या है 2 बार है करड़ी में, तो करड़ी से बाहर निकल जाएगा 2a। तो बच्चों परिणामी तरंग का आयाम निकल के आ गया √a, क्लियर है। तो चलिए बच्चों अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल गया होगा कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड है। हम आपको बता दें ये क्वेश्चन विवर्तन से रिलेटेड है। तो विवर्तन में बच्चों 2 स्थिति उत्पन्न होती है, एक स्थिति उत्पन्न होती है उच्चिष्ट की और दूसरी स्थिति उत्पन्न होती है निम्निष्ठ की। व्यतिकरण में 2 स्थिति उत्पन्न होती है, पहला दीप्त की और दूसरा अदीप्त की, लेकिन विवर्तन में 2 स्थिति उत्पन्न होती है, एक होती है निम्निष्ठ की स्थिति और दूसरी होती है उच्चिष्ट की स्थिति। तो दोनों का फार्मूला आप लिख लो। तो बच्चों निम्निष्ठ की जो स्थिति होती है फार्मूला लिख लो, फिर आपको मैं क्वेश्चन बताता हूं। तो निम्निष्ठ के लिए क्या होता है, निम्निष्ठ की स्थिति में होता है ई साइन थीटा। ठीक है बच्चों, जब आप विवर्तन पढ़ोगे तो विवर्तन के केस में जो ई साइन थीटा निकल के आता है ये आपका पथांतर होता है। ठीक है, बस आप इतना ही याद रखो, न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लोगे कि निम्निष्ठ के लिए होता है ई साइन थीटा बराबर प्लस माइनस एम लेमडा। क्या होता है ई साइन थीटा बराबर प्लस माइनस एम लेमडा, और इस क्वेश्चन में निम्निष्ठ की स्थिति का ही क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, तो कह रहा है कि एकल स्लिट द्वारा विवर्तन में द्वितीय निम्निष्ठ, ध्यान रखना बच्चों यहाँ m है ना, m इक्वल टू 1 रखोगे तो प्रथम निम्निष्ठ की स्थिति उत्पन्न होगी, और m इक्वल टू 2 रखोगे तो द्वितीय निम्निष्ठ की स्थिति उत्पन्न होगी, और m इक्वल टू 3, 4, 5, 6, 7, 8 रखने पर तृतीय चतुर्थ ऐसे ही तमाम प्रकार के निम्निष्ठ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जैसा प्रश्न में पूछेगा वैसा ही वैल्यू आप m का रख देंगे। तो हमारे प्रश्न में क्या पूछ रखा है, द्वितीय निम्निष्ठ की स्थिति, मतलब हम m बराबर 2 रखेंगे और कहा है 60 अंश के विवर्तन कोण पर। ठीक है, यहाँ पे थीटा दे रखा है, थीटा की वैल्यू 60 अंश पुट कर देंगे। प्राप्त होता है यदि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, ये आपका लेमडा है, लेमडा क्या है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का मान न दे करके क्या दे रखा है कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या है लेमडा है, तो स्लिट की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। और बच्चों ई है आपकी स्लिट की चौड़ाई, ई क्या है स्लिट की चौड़ाई, और इसे ही हमें ज्ञात करना है।
ठीक है। तो जिन बच्चों को विवर्तन के बारे में नहीं स्पष्ट होगा, उम्मीद है आपको विवर्तन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इतना फार्मूला आप याद रखो, ये न्यूमेरिकल फटाफट सॉल्व हो जाएगा। आगे और भी क्वेश्चंस विवर्तन के हम बताएंगे, तो वहां भी जो भी कॉन्सेप्ट आएगा उन कॉन्सेप्ट को हम समझा करके न्यूमेरिकल आपको समझाएंगे। ठीक, अब आप देखो तो द्वितीय निम्निष्ठ की स्थिति के लिए द्वितीय निम्निष्ठ के केस में बच्चों क्या हो जाएगा, m बराबर 2 और थीटा बराबर दे रखा है 60 अंश, और हमें बोल रहा है कि स्लिट की चौड़ाई निकालिए। तो स्लिट की जो चौड़ाई होती है, स्लिट की चौड़ाई को हम e से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब हमको e की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर। अब आप ध्यान दो, तो निम्निष्ठ के लिए विवर्तन के केस में जो निम्निष्ठ का कॉन्सेप्ट है, निम्निष्ठ के लिए होता है e साइन थीटा बराबर प्लस माइनस m लेम्डा। ठीक, तो e इंटू साइन थीटा क्या है, 60 अंश है, प्लस माइनस m क्या है, दूसरे निम्निष्ठ है मतलब 2 है, और लेम्डा का मान दे नहीं रखा है, केवल लेम्डा दिया है, तो लेम्डा की जगह लेम्डा ही रख देंगे। ठीक, अब आप ध्यान दो, e गुणे साइन 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2 बराबर प्लस माइनस 2 लेम्डा। ठीक है, अब देखो तो e बराबर हो जाएगा, प्लस माइनस को आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। 2 का इधर मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा 4, 2 दूना 4 लेम्डा, करड़ी में 3 आपका इधर आ जाएगा, तो स्लिट की चौड़ाई निकल के आ गई 4 लेम्डा बटे करड़ी में 3। क्लियर। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो बच्चों, यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए बच्चों, अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये प्रश्न है आपके प्रिज्म वाले टॉपिक से। क्या है, कह रहा है 63 अंश कोण वाले प्रिज्म का, ठीक है, 63 अंश कोण वाले प्रिज्म का मतलब 63 अंश आपका क्या है, प्रिज्म कोण है, और प्रिज्म कोण को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये है आपका प्रिज्म कोण, और प्रिज्म कोण को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, a की वैल्यू दे रखी है 63 अंश। कह रहा है पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण। ठीक है, किसी भी रंग का प्रकाश हो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पीला, लाल, हरा, पीला कुछ भी दे सकता है। तो पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण दे रखा है 29 अंश। न्यूनतम विचलन कोण को आप रिप्रेजेंट करते हैं डेल m से, और ये दिया है 29। कह रहा है आपतन कोण निकालिए। बच्चों, आपतन कोण को आप I से रिप्रेजेंट करते हो, और बहुत ही सिंपल फार्मूला है। ठीक है, तो आपतन कोण का जो यहाँ पे फार्मूला निकल के आता है वो होता है a प्लस डेल m बटे होता है 2। क्या होता है, a प्लस डेल m बटे 2। ठीक, तो I बराबर हो जाएगा, प्रिज्म कोण दे रखा है 63 और डेल m की वैल्यू है आपका 29 अपान क्या हो गया 2। ठीक है, अब आप 63 और 29 को जोड़ दो, 9 3 12 हासिल 1, 6 2 8 1 9 बटे 2। ठीक, तो 92 बटे 2 क्या हो जाएगा, 2 चौका 8 हासिल 1 क्या हो गया 12, तो 2 छक्के क्या हो गया बच्चों 12, मतलब आपतन कोण आपका निकल के आ गया 46 डिग्री। क्लियर। तो उम्मीद है बच्चों आपको पांचों के पांचों प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। यदि मैं कोई भी प्रश्न आपको सिखाने में सफल रहा तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए।